तो नफरत की सियासत का धुरंधर कौन, आइए आपको बताते हैं आज का फैक्ट चेक वाला विश्लेषण। आरएसएस की सोच, मोहन भागवत, भारत हिंदू राष्ट्र है लेकिन इस्लाम भारत में था और रहेगा, इसे लेकर कोई डर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की सोच, राहुल गांधी, हिंदू आतंकवाद लश्कर से ज्यादा खतरनाक है, विकीलीक्स। कांग्रेस की सोच, रेवंत रेड्डी, कांग्रेस का मतलब मुसलमान यानी मुस्लिम और मुस्लिम का मतलब कांग्रेस। अब एआईएम की सोच, अकबरुद्दीन ओवैसी, हम इस मुल्क के मालिक हैं और हिजाबन प्रधानमंत्री होगी, वो असाउद्दीन ओवैसी इनके बड़े भाई कहते हैं। मौलाना अरशद मदनी, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। बड़ा सवाल क्या है, बड़ा प्रश्न आज का यह है कि नफरत की सियासत बहाना है, हिंदुत्व असली निशाना है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ शुभराष्ट्र हैं, जानी मानी लेखिका हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, वरिष्ठ नेता हैं, लेफ्ट के, लंबे अरसे बाद आज आ रहे हैं, विदेश में थे। मेरे साथ फराज किदवई है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर शादाब चौहान जुड़ेंगे, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, उनका भी स्वागत है। अजय आलोक, अगर आरएसएस को 1948 में ही कुचल देते तो आज नफरत नहीं होती। नफरत की सूत्रधार संघ है, यह बयान आया है इनडायरेक्टली। नहीं, आरएसएस को कुचलने की मंशा तो खैर ऐसे ऐसे लोग जैसे पैदा होते हैं, देवबंदी लोग, वो पैदा होते ही 5 साल के बाद होश संभालते हैं। उनका पहले उनको सिखाया जाता है आरएसएस को कुचल दो, आरएसएस को कुचल दो। वैसे ये कांग्रेस को कह रहे थे कि कांग्रेस को कुचल देना चाहिए था। एक डायरेक्ट एक्शन डे काफी नहीं था क्या मदनी साहब के लिए, जिसमें 4 लाख हिंदुओं को काट दिया गया था बंगाल में? कितने डायरेक्ट एक्शन डे ये चाहते थे कि कांग्रेस करे हिंदुओं के खिलाफ? यही अपेक्षा पालते हैं ये लोग कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने किया भी, कोई कम नहीं किया, लेकिन काफी किया, लेकिन इनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं किया। इसलिए बड़ी दिक्कत है मदनी साहब को। हाँ, अपेक्षा के अनुरूप किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों में याद होगा, इन्होंने क्लीन चिट दी थी कि अगर मुसलमान मुख्यमंत्री भी रहता उत्तर प्रदेश का तभी वैसा काम नहीं करता जैसा समाजवादी पार्टी ने किया। और तो और छोड़िए, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज, इतना पुराना मेडिकल कॉलेज का नाम सपा ने बदल दिया मदनी जी के सिफारिश पर। चार्टर्ड प्लेन से मदनी जी को मुंबई से लाया जाता था लखनऊ के लिए। आशा मलिक को एमएलसी बनाया मदनी जी के सिफारिश पर। लगातार मदनी जी की, अब ये गणित समझिए, ये गणित भविष्य के राजनीति का इशारा दे रहा है अमिश देवगन। ये गणित इशारा दे रहा है कि मुसलमान भाईजान को पटाने के लिए मदनी जी प्योरली आ गए हैं कि कांग्रेस छोड़ो, सपा में जाओ। ओके, ये आपका नैरेटिव है, ये आपका नैरेटिव पैदा होगा, वो कांग्रेस के लिए बीते 3 दिनों के अंदर क्या हुआ है, मैं रैप अप देता हूं। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आता हूं। रैप अप ये है, हिजाबन प्रधानमंत्री बने इस देश की। रैप अप ये है कि इस देश के असली मालिक हम हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं। रैप अप ये है, मदनी कहते हैं कि इस देश में नफरत सिरी नहीं उठाती अगर 1948 में इसको कुचल दिया जाता। मायने क्या है इसकी? नहीं, क्या गलत कहा है मदनी साहब ने? मदनी साहब ने जो कहा है उसको सही कॉन्टेक्स्ट में समझिए। नफरत के असली धुरंधर कौन है? कौन है जो सड़क पे लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में, एक दूसरे को टॉलरेट करके? कौन है धुरंधर? कोई देखते राजी नहीं, कहा जाता है वी आर रीइन्वेंटिंग, वी आर, यही अरे भाई, धुरंधर फिल्म है, लेकिन धुरंधर फिल्म नहीं, एजेंडा फिल्म है। तुर्कमान गेट पे पुलिस पे पथराव करने वाले अजय लोग विवेक पहली बार बोल रहे हैं, उनको 1 मिनट 40 सेकंड दीजिए, फिर आप बोलिएगा। सुनिए, डॉक्टर अजय आलोक, धुरंधर तो फिल्म है, एक ऑडियो धुरंधर तो फिल्म है। अजय भाई सुनिए, 2.5 महीने विदेश में डॉक्टरी करने गए थे क्या, जो यहाँ पे वापस आए? ऑकलैंड शहर में, सुनिए, अभी 11 जनवरी की बात बता देता हूं। ऑकलैंड के अंदर एक नगर कीर्तन निकल रहा था सिखों का, और उसकी मुखालिफत की गई। खड़े हो गए बैनर लेकर के वहां पे लोग, और कहा दिस इज न्यूजीलैंड, दिस इज नॉट इंडिया। यह हाल हो गया है पृथ्वी पर हमारा। हर मुल्क के अंदर हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें कम्युनल कहा जा रहा है। ये इमेज आपने बनाई है 11 साल में, क्योंकि यहां पे जब आप ये नफरत के धुरंधर बन जाते हैं और ये एजेंडा फिल्में और हर चीज में दिखाना कि इस्लाम गलत, मुसलमान गलत, मुगल गलत, रजिया सुल्तान गलत, तो फिर आप मुल्क को कहां ले जा रहे हैं? आप ये बताइए ना। मदनी साहब ने बिल्कुल सही कहा, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड हैव बीन टेकन। कांग्रेस की गलतियां रही हैं, कभी आप रसीदी टिकट जारी कर रहे हैं, कभी आप रिपब्लिक डे पे इन्वॉल्व कर रहे हैं।
जो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कांग्रेस पार्टी के थे, प्रणब मुखर्जी, आप चले जाते हैं संघ के मुख्यालय पे, इसका मतलब ऑल अलोंग यू हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर। गुलाम नबी आजाद जाते हैं मोदी साहब के साथ जफ्फी लगाने लग जाते हैं। व्हाट इज दिस ट्राइंग टू बी एंड व्हाट इज द मैसेज यू आर गिविंग? आपका आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी होनी चाहिए थी। ओके सुब्राष्ट्र, ओके आई विल गेट सुब्राष्ट्र, किसी भी संगठन को ओके ओके अजय लोग भी कुछ कमेंट कर देते हैं, पहले अजय लोग, देन सुब्राष्ट्र, आई विल कम टू यू। ओके अजय लोग, रिस्पॉन्ड टू दिस। धुरंधर फिल्म भी गलत है और आपने देश के हालात बड़े खराब कर दिए, विदेशों में भी खराब स्थिति कर दी है, नफरत फैला के। विवेक शेज दिस। मुझे इन कम्युनिस्ट दोगलों को दिख रहा है, मुझे सामने केरल का चुनाव, इसीलिए कांग्रेस को भरपेट करके गाली दे रहे हैं। अभी केरल का चुनाव खत्म होना चाहिए, कांग्रेस इनकी माई बाप हो जाएगी। यही विवेक श्रीवास्तव थे ना जो कहते थे कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? यही थे ना जो कहते थे कि कांग्रेस अकेली पार्टी है जो देश को संभाल सकती है? आज कहते हैं कांग्रेस ने गलती किया। कांग्रेस नहीं कहेंगे, अभी केरल का चुनाव है, अभी नहीं कहेंगे, अभी करवा लीजिए कांग्रेस की तारीफ, अभी नहीं कहेंगे भाई, अभी केरल का चुनाव है ना, हम अभी नहीं कहेंगे। ये कांग्रेस इंडिया अलायंस को ये लोग देश को बेचने वाले लोग हैं। के रूप में लीड चीन कर के रही है। युद्ध के समय ये चीन का समर्थन करते हैं कांग्रेस को उसमें। ऐसे कांग्रेस के तलवे चाटेंगे और आज कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। अरे इतने स्वार्थी लोग। ये बोल आपके अजय लोग, ये बोल आपके लिए सबसे बड़ा घटक दल है भाई। कांग्रेस सबसे बड़ा घटक दल है इंडिया अलायंस का। लेफ्ट समर्थन दे रहा है उसको, इंडिया अलायंस एक है, लेकिन आइडियोलॉजिकल क्लीनिंग, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी कांग्रेस में होनी चाहिए। हमारी तो अपील है कांग्रेस से कि अगर आइडियोलॉजिकली कंफ्यूज्ड और 50% वाले लोग जो संघ या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के समर्थक कांग्रेस में है, तुरंत निकाले जाए, और तभी राहुल गांधी आगे बढ़ पाएंगे, तभी कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी। अरे तो बोल ही चुका है राहुल गांधी के समर्थन में, राहुल गांधी मुसलमान मतलब आइडियोलॉजिकली बड़ी क्लियर है वो। नहीं मुसलमान क्या भाई, सेकुलर का आइडियोलॉजी क्या होता है? 35 साल सेकुलर होता क्या है साहब? हमें पसंद नहीं किया। 35 साल अगर हम बंगाल में रहे तो वहां के हिंदू विवेक बाबू सेकुलर क्या होता है? वोट कर रहे थे। या 10 साल मणिपुर में रहे, त्रिपुरा में रहे, केरल में रहे। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। अरे सेकुलर क्या होता है बताएंगे? स्पिरिचुअलिटी को व्यक्तिगत रखें, आपके और ईश्वर के बीच की यात्रा है। सड़क के ऊपर आप धर्म को 120 करोड़ हिंदू अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंडिविजुअल नहीं रखेगा। कान खोल के सुन लीजिए, 120 करोड़ हिंदू पूरे विश्व में अपनी स्पिरिचुअलिटी को अब इंडिविजुअल नहीं रखेगा, प्रदर्शित करेगा। इसलिए प्रदर्शित करेगा क्योंकि प्रदर्शित करना जरूरी है, 1947 एक होना जरूरी है। और आपको नहीं पसंद है, 1947 छोड़िए, भाग जाइए। जब देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ तो 90% डायरेक्ट एक्शन देकर लिया, आपकी बात भूल जाओ। हिंदू अच्छा एक एक करके बोले, 90% विवेक और अजय जी आप दोनों एक एक करके बोले। ऑडियो डाउन करिए दूसरे का। विवेक आपका 30 सेकंड ऑडियो खोला हुआ है, अपनी बात 30 सेकंड रखिए, फिर अजय आलोक आपको दे रहा हूं 30 सेकंड। विवेक। अजय भाई 1947 में जब देश आजाद हुआ, 90% आबादी हिंदुओं की थी। 90% IAS, IPS, मेंबर पार्लियामेंट, क्लर्क, सरकारी स्कूल टीचर, रेलवे टिकट कलेक्टर, XYZ। और हिंदू डॉक्टर ने प्राइवेट अस्पताल में हिंदू मरीज को लूटा, हिंदू शिक्षक ने हिंदू बच्चों को नहीं पढ़ाया, हिंदू मेंबर पार्लियामेंट, IAS, IPS सब भ्रष्ट रहे। क्या यह प्रॉब्लम मुसलमानों की वजह से है? वी नीड टू इंप्रूव। और ये टिकड़ा फोड़ देना कि मुसलमान गायब हो जाएगा, चला जाएगा तो देश पता नहीं क्या बन जाएगा। किसने बोला मुसलमान गायब हो जाएगा? टिकड़ा हुआ है, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है आपका। लेकिन ओके अजय लोग आपकी बारी। अब विवेक अपना ऑडियो डाउन रखिएगा, विवेक का ऑडियो डाउन करिए। अजय लोग विंडो में ही रखिए। अजय लोग 40 सेकंड्स। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि 1947 में हिंदू 90% था। आज जरा बताइए हिंदू 79% कैसे हो गया? 90 से 11% हिंदू कम कैसे हो गए? हिंदुस्तान से हिंदुओं को कौन भगा के ले गया? ये किसकी जिम्मेदारी है? और मुसलमान 10% से बढ़ के आज 18-19% कैसे हो गए? ये कैसे हुआ? इसी को तो डेमोग्राफी चेंज कहते हैं। और इसी के कारण तो मदनी जैसे लोगों की आवाज निकलती है। यही चीज अगर बांग्लादेश में यही चीज अगर हो रहा है, यही चीज अगर NRC हम कहते हैं, यही डेमोग्राफिक मिशन हम कहते हैं, तो आग लगती है। उस वक्त दमाद लगने लगते हैं ये लोग। बांग्लादेशी को बताएंगे यहां पे, क्योंकि वो आपको सूट करता है पॉलिटिकली। सच्चाई ये एक बात सुन लीजिए विवेक श्रीवास्तव, 120 करोड़ हिंदू है पूरे विश्व में, और कोई अपनी स्पिरिचुअलिटी को अब दबा के नहीं रखेगा, प्रदर्शित करेगा, गर्व से कहेगा हम हिंदू है। हमारी एग्जिस्टेंस का सवाल है ये। पूरे विश्व में इकलौता देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, वो भारत, उसके बाद नेपाल, फिर इंडोनेशिया। और जहां तक रही प्रदर्शन की बात हिंदुओं की, जरा इंग्लैंड में जाकर देख लीजिए, विदेशों के आए थे ना, वहां के ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूरे विश्व में प्रदर्शन हो रहा है।
कि मुसलमानों हमारा देश ओके 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 यू मेड वन विवेक 30 सेकंड देन शुभराष्ट्र ओके 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 वेल नोन राइटर शुभराष्ट्र देन आई विल गो टू यू कम टू यू ओके विवेक 30 सेकंड शार्प 30 सेकंड करा सवाल को आपने मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर आपको विवेक आपको फिल्म से भी दिक्कत है, आपको आरएसएस से भी दिक्कत है, आपको बीजेपी से भी दिक्कत है। बिल्कुल फिल्म से दिक्कत है सर। मुसलमान इस मुल्क की समस्या नहीं है। इस मुल्क की समस्या हम हिंदू हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, हम भ्रष्टाचार करते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं और पॉजिटिव राजनीति नहीं करते। धुरंधर में तो पाकिस्तान की बात है, अगर एक पुलिस धुरंधर में तो पाकिस्तान की गैंग वॉर है ना भाई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भारत का कंपैरिजन हमेशा भाजपा और आरएसएस पाकिस्तान से करके खुश हो जाती है। अरे आप अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, आप चाइना से, अमेरिका से, रूस से, यूरोप के देशों से अपने को कंपेयर करें। आपका स्पाई वहां पर नहीं पहुंच पाता साहब, आपका स्पाई पाकिस्तान जैसे कमजोर मुल्क में पहुंच जाता है। ओके शुभराष्ट्र ओके 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 शुभराष्ट्र भी डिबेट में काफी दिनों बाद आई है, लेकिन विवेक तो बहुत दिनों बाद आएंगे। ओके शुभराष्ट्र मेक योर पॉइंट। विवेक जी, आप अभी 2.5 महीने से अगर आप नई डिबेट में आए, बाहर थे, तो मैं पूछना चाह रही हूं आपसे, आपने देखी है क्या फिल्म धुरंधर? देखी है तभी बोल रहे हैं। हाँ नहीं देखी है तो एक बार पहले एंडोर्स तो करें कि हाँ हमने देखी है, पहले बताएं तो। देखी है तो क्या आपको किस एंगल से लगा कि वो फिल्म भारत में बनी है? आई थिंक दिस मूवी शुड बी बैंड। नहीं भारत में क्या बनी? इट्स एन एजेंडा मूवी, और हिस्टोरिकली भी गलत है, फैक्चुअली गलत पिक्चर है। विवेक जी मतलब मैं मजाक में कहूं तो आपकी थॉट से तो एक प्रदेश में एक भी सरकार नहीं बन रही, इसीलिए उससे आगे बढ़ जाते हैं विवेक जी। द थिंग इज कि धुरंधर में कोई बात नहीं, 70 साल हम ही लोग रहे थे, फिर आ जाएंगे। तो पाकिस्तान के इंटरनल धुरंधर पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज पे बनी एक फिल्म है, जिसमें पाकिस्तान का जो सूरत हाल है उसको पूरी तरह से उसकी बखिया उधेड़ दी गई है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? अब ये आपको पसंद आए नहीं आए, पाकिस्तान से आपको प्रेम है नफरत है, उससे क्या लेना देना? इसका इस डिबेट की फ्रेमिंग से क्या लेना देना? भाई मेरा भी बना दीजिए ना एक फिल्म, मदनी जी ने एक फिल्म अमेरिका पे भी बना दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप पे बना दीजिए ना एक फिल्म, ट्रंप फाइल्स कब बनाएंगे मैडम? आप ही कहते थे ना, इतना ह्यूमिलिएशन हुआ है मेरे मुल्क का, आप ही की मेरे प्राइम मिनिस्टर का, मेरे देश का। ट्रंप फाइल्स बना देना। बहुत अदब से कहना चाहूंगी विवेक जी कि भाई बनाओ ट्रंप फाइल्स। बहुत अदब से कहना चाहूंगी, ज्यादा नहीं। आज से 15 वर्ष पहले जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही पूछते थे तो आप कहते थे तो आप बना लो फिल्म। तो मैं आपसे आज कह रही हूं, आप बना लीजिए अमेरिका पर फिल्म। आपको पसंद नहीं आ रही धुरंधर, अब बनाइए ना, चाइना पर बनाइए, पाकिस्तान पे ही दोबारा फिल्म बना लीजिए, आपका अपने हिसाब से बनाइए और देखिए जनता कितना पसंद करती है बॉक्स ऑफिस पे। चलिए धुरंधर फिल्म का ये डायलॉग है, मैं बोल देता हूं। खुली आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो बदलता जरूर है, और यही बात जो विवेक आप बोला करते थे कि अगर आपको पसंद नहीं आता सॉफ्ट पावर को यूज करिए, फिल्म बनाइए। अब फिल्म बन गई, जब आपका मौका आए तो आप बनाइएगा, जब आपका मौका आए तो आप बनाइएगा। अब वक्त बदला हुआ है। अब वक्त बदला हुआ है। इस बदलते वक्त के साथ आपको भी बदलना थोड़ा थोड़ा तो पड़ेगा। वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह है, ये बदलता जरूर है और बदला है, और बदला है हर दिशा में बदला है। 26/11 के संदर्भ में बदला है। 26/11 का अटैक हुआ था और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे। बदला वक्त, पुलवामा हुआ, ऐसा नहीं, पीट कर आए पाकिस्तान को, बदला वक्त ना, ये बदलते वक्त की कहानी है। ओके सुब्राष्ट्र, मेक योर पॉइंट ऑन द टॉपिक, विषय पे। जी एक चीज और मैं बस इसमें कह दूं, 15 वर्ष पहले जब कहा जाता था तो बड़े तंज से कहा जाता था कि अरे आप लोग फिल्में बना पाइएगा, ये आप लोग फिल्में बना पाइएगा, बड़ा तंज होता था। आज वही फिल्म बन ही नहीं रही है, नेशनली इंटरनेशनली बॉक्स ऑफिस से लेकर के क्रिटिकल अक्लेम तक पा रही है। मैं कह रही हूँ, चैलेंज दे रही हूँ, अब आप बना के दिखाओ, हम भी देखते हैं देश की जनता कितना पसंद करती है। आप तो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। बहरहाल मदनी का जो बैननी नहीं, मैं डिबेट विवेक अपने टाइम पे बोलिएगा, चाहेंगे कि लेफ्ट वर्सेस राइट होके रहे, लेकिन ये मदनी वर्सेस रेस्ट की बात है। आज मदनी जी ने जिस तरीके से पूरे संघ पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया, मदनी जी को क्या पता है इस देश के बारे में? मदनी जी को यह मालूम है कि जब हिंदू मुसलमान दंगे भड़के थे 1947 में, तो सबसे पहले जिन लोगों ने जाकर के वहां से शरणार्थियों को हाथ जोड़ जोड़ करके लाया था और कैंपों में बसाया था, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे। कहा जाता है, किंवदंती है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी आजादी में अपना योगदान नहीं दिया। यह किंवदंती है लेफ्टिस्टों की।
मैं पूछना चाहती हूं रिसीव करने कौन गया था? दंगे भड़के किसकी वजह से? मैं ये सब नहीं बोलूंगी कि गांधी और रेणु की वजह से भड़के, नहीं, मैं कह रही हूं दंगे भड़के जिन्ना की वजह से, और इस तरफ से कांग्रेस की तरफ से जिन्होंने भी साइन किया होगा पार्टीशन के डॉक्यूमेंट पर, लेकिन उसमें पिसे जो आम लोग, वो आम हिंदू, उनको रिसीव करने कौन गया? तो मदनी जी को इतिहास का यह पन्ना याद नहीं रहता क्या? और मदनी जी ने तो आज तक कांग्रेस की राजनीति के, सही कह रहे हैं अजय आलोक जी, अगर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं मदनी, तो क्या विवेक श्रीवास्तव उसकी जिम्मेवारी लेंगे कि आकर के मुखालफत करेंगे सीधे सीधे? कौन सी क्या बात कर रहे हैं आमिर जी? सपा से और आज कांग्रेस हम से लोग कोई लेना देना फराज नहीं किद है। भाई आएंगे चर्चा के अंदर। विवेक शांति, फराज किद भाई, मदनी साहब का बयान जायज है मैं आपको लगता सिंपल है? सी बात बोलना चाहती हूँ, हाँ, मदनी जी एक सेकंड शुभराज को अपने टर्न पे बोलिए। अमीर जी, फराज किद भाई की बारी। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त छोटे भाई अजय आलोक जी को आज बहुत बहुत बधाई दूंगा, और बधाई मैं इस बात को दूंगा कि अजय आलोक जी अब इस देश की लोकसभा या राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे। पूछिए क्यों बन जाएंगे साहब, मैं उनको क्यों इतनी बधाई दे रहा हूं? वो इसलिए दे रहा हूं कि जिस तरह से अब मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने आग उगलना शुरू की है, इनका प्रमोशन होना तय है। नितेश राणे जब बोलता है मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे तो वो मंत्री बन जाता है। कपिल मिश्रा जब दंगे भड़काता है तो वो मंत्री बन जाता है। तो हमारे छोटे भाई अजय आलोक को अग्रिम बधाई। दूसरी बात, मुजफ्फरनगर दंगों की बात हुई। अमीर जी, मुजफ्फरनगर दंगों में अजय भाई आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि द ओनली कन्विक्टेड एमएलए, उसका नाम था विक्रम सैनी। वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था जिसको कि माननीय न्यायालय ने उसको दंगों में शामिल होने के लिए सजा दी थी और उसकी विधायकी गई थी। जल्दी से गूगल करिएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं साहब के 1947 के बाद हुई। हाँ, मैं आ रहा हूं। देखिए मदनी साहब ने जो बयान दिया है आपके जरिए, जो मुझे पता चला, शायद उसमें आरएसएस का नाम उन्होंने कहीं नहीं लिखा है। अमीर जी, लिखा है क्या उन्होंने? मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, मैंने पढ़ा नहीं ठीक से। क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने बोला 1948 के बाद ही कुचल दिया जाता तो अच्छा होता। का नाम लिया उन्होंने? बिना नाम लिए कहा है। हाँ, अब हमारी बहन शुभराष्ट्रा ये बोल रही हैं कि मदनी जी ने संघ के बारे में ये कहा। इसका मतलब ऑन अ लाइटर नोट मैं बोल रहा हूं, चोर की दाढ़ी में तिनका। डिबेट अब देखिए क्या है जो मदनी साहब ने बोला, मैं उसको रिलेट करना चाह रहा हूं। नहीं, आमिर जी मैं जवाब दूंगी इसका। ओके, शुभराष्ट्रा वांट्स टू रिप्लाई। शुभराष्ट्रा 30 सेकंड रिप्लाई, 30 सेकंड टाइम लिमिट को फॉलो करिएगा। नहीं, अभी शुरुआत हुई है। अमीर जी, पहले तो मैं हाथ जोड़ करके मुसलमान धर्मगुरुओं से माफी मांगना चाहती हूं, और मैं हाथ जोड़ करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से गुजारिश करती हूं कि मेरा सर कलम ना हो। आप अगर ये कह देते हैं, आपके मदनी साहब आकर के कह देते हैं कि कुचल देना चाहिए बिना नाम लिए किसी का, अगर कोई 20% को कुचल देने की बात करे तो यहां पे क्या होगा? मैं फिर से गुहार लगा रही हूं कि मेरा सर इसी धड़ से लगा हुआ होना चाहिए। मैंने भी नाम नहीं लिया, किसी को फिर बुरा नहीं लगना चाहिए। और यही यही जब आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश को, आप लोग देश के गद्दारों के लिए शब्द पे आपको बड़ी आपत्ति हो जाती है कि मुसलमानों के लिए कह दिया गया। क्यों? गद्दार है क्या देश के मुसलमान? हिम्मत कैसे होती है आप लोगों की किसी भी हो गया है नहीं हुआ एकदम पोलराइज करके ऐसे? नहीं भाई साहब, मैं इसमें बहुत अनअपोलोजेटिकली कहूंगी, इस देश में भाषा को लेकर के जिस तरीके का एक पोलराइज नैरेटिव गढ़ा गया है कि 80% वालों की कोई भी बात हो इतने अदब से सहम करके हम लोगों को बोलना है। क्यों बोलना है भाई? क्या हम 80% वाले इस देश में अपने कल्चर, अपने धर्म, अपनी वैचारिकी को लेकर के एक बात भी फ्रीली बात नहीं कर सकते हम? क्योंकि 20% वालों के बारे में तो बात ही करना, हम तो बात ही नहीं कर सकते। 10 राइडर मुझे देने पड़े बोलने के लिए कि भाई मैं कहूंगी कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल भाई फराज किदवई जी तो कुछ नहीं करेंगे पर फराज किदवई जी के इनके अब बहुत हो गया। अमीर जी, इतनी फुटेज मत दीजिए इनको। अमीर जी, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, इतनी फुटेज मत दीजिए, हो गया। मैंने बस 40 सेकंड बोला। मैंने तो किसी संगठन का नाम नहीं लिया, जैसे मदनी साहब ने नहीं लिया। मैंने किसी दूसरे तरफ के लोगों का भी नाम नहीं लिया। यार अमीर जी, दिस इज रॉन्ग क्यों है? अच्छा फुटेज, अच्छा ये कार्यक्रम फुटेज के लिए नहीं है, अपने विचार रखने के लिए। आप भी अपने विचार को रखिए। फराज किदवई,
अब मैं अपने विचार ये भाषा, यही भाषाई स्तर होता है। शुभराष्ट्र जी ने कहा, ये एक नेता, ये नहीं, मैं ये ऑन रिकॉर्ड रखना चाहती हूं कि एक नेता और नागरिक के बीच में आज यही संबंध रह गया है कि नेता के सामने अगर उनकी मुखालफत करते हुए एक लाइन बोल दो तो सीधे कहते हैं इनको फुटेज देना बंद करो। अरे नागरिकों को फुटेज आप क्या देना बंद कर देंगे? आपको हम लोगों ने फुटेज देना बंद कर दिया, सरकारें दर सरकारें गिर गई इसी अहंकार की वजह से, इसी भाषा की वजह से। ओके फराज की भाई, पता है फराज भाई, जैसे आपकी पार्टी हो, दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, नागरिक चाहे सीधा एंट्री मार करके अच्छे पोजीशंस पे पहुंच सकता है। हर व्यक्ति राजनीति करना नहीं चाहता। फराज की भाई, जैसे लोग ये इंश्योर करते हैं। शुभराष्ट्र आपने अपनी बात को रखा, फराज की भाई जी। हाँ देखिए अमीश जी, हमारी बहन शुभराष्ट्र ने अभी ये कहा कि इनका खुदा न खास्ता कोई सर कलम न कर दे। शुभराष्ट्र जी निश्चिंत रहिए, आपका भाई फराज किदवाई जैसे भाई मौजूद हैं, आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, ये मेरी गारंटी है। आपको आपकी तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा तो उसकी हम क्या हाल करेंगे आपको पता नहीं। भैया फेसबुक पोस्ट पे जयपुर में कांड हो चुके हैं, काफी हो चुके हैं कांड, इसीलिए एक सेकंड शुभराष्ट्र, यू मेड योर पॉइंट। ओके फराज मेक योर पॉइंट। नहीं देखिए शुभराष्ट्र कांड तो वैसे भी होते हैं कि जब यहां पर जब एक दलित के चेहरे पर पेशाब किया जाता है। कांड तो वो भी होते हैं कि जब एक दलित गलती से कहीं पर कुछ वो हो जाता है तो उसको पेशाब चटाया जाता है। लेकिन मैं फिर से आपको यह आश्वासन दे रहा हूं कि हमारे जैसे आपके बड़े भाई हैं। अब देखिए आ जाते हैं मदनी साहब के बयान पर। देखिए 1949 में जयपुर में सरदार पटेल ने क्या कहा था। मैं आरएसएस को नहीं ला रहा था यहां पे अमीर जी, लेकिन हमारी छोटी बहन शुभराष्ट्र लाई तो अब बोलना पड़ेगा। 1949 में सरदार पटेल ने कहा था कि संघ गांधी की हत्या में शामिल नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बात की नाराजगी जताई कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के लोगों ने मिठाइयां बांटी। उन्होंने आरएसएस पर सांप्रदायिकता के जहर फैलाने का आरोप लगाया और एक बहुत बड़ी बात कही थी सरदार पटेल ने। उन्होंने कहा था कि हम आरएसएस या किसी भी दूसरे सांप्रदायिक संगठन को देश में गुलामी या फिर से बंटवारे के रास्ते पर वापस नहीं ले जाने देंगे। यह आरएसएस के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, यह सरदार पटेल जी ने कहा था। अब एक बात मैं और कहता हूं मीर जी कि अगर उसी समय इनसे सख्ती से निपट लिया गया होता तो 1998 में गुजरात के डीजीपी को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि द विश्व हिंदू परिषद एंड द बजरंग दल वर टेकिंग लॉ इनटू देयर हैंड्स। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह आप गूगल करिएगा। 1998 में गुजरात के डीजीपी ने ऑन रिकॉर्ड यह बात कही थी। तो इस देश के अमीर जी, इस देश को और इस देश के संविधान को जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, बस 20 सेकंड दे दिएगा। जस्टिस शिवदयाल श्रीवास्तव कमीशन ने जो जबलपुर में दंगे हुए थे उस केस में क्या कहा था कि आरएसएस इन्फ्लुएंस्ड प्रेस विच इन्फ्लेम्ड द पब्लिक, उसकी वजह से दंगे हुए थे। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह जस्टिस दयाल श्रीवास्तव कमीशन की रिपोर्ट है। अब सुनिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। 1971 के तिल्लीचेरी दंगों में जांच आयोग की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि आरएसएस ने तिल्लीचेरी में हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ एक दूसरे की भावनाओं को भड़काने में सक्रिय भूमिका निभाई। और यह रिपोर्ट के पेज नंबर 29 पर यह दर्शित है। ये पढ़िएगा। मतलब पूरी तरह से बताने पे उतारू है कि आरएसएस कितना खराब है। आरएसएस धर्म के नाम पर नफरत फैलाता है। अच्छा एक बात बताइए, 1947 में देश के बंटवारे पर सिग्नेचर आरएसएस ने किए थे। नहीं, सुनना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। 1947 में जब धर्म के नाम पर देश में बंटवारा हुआ था तो आरएसएस ने सिग्नेचर करे थे। वंदे मातरम को पूरा गाने से रोका गया था, कांग्रेस ने रोका था, क्या आरएसएस ने रोका था? पॉइंट नंबर 3 मैं आपसे पूछता हूं। अब मुझे यह भी बताइए, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो आरएसएस की सपोर्ट वाली सरकार थी क्या? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जवाब दीजिए इस बात का। बताओ और कौन कौन से दंगे हुए थे? 84 के दंगे हुए थे इस देश के अंदर। सिखों का लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व के दिन चल रहे हैं, सिखों का नरसंहार हुआ था। आरएसएस की समर्थन वाली सरकार थी क्या इस देश के अंदर? और उस 1984 के दंगे ने आज हिंदू और सिखों के बीच में एक बड़ी खाई पैदा कर दी। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो तत्कालीन सरकार जिम्मेदार थी।
और आपको लगता है ऐसा 1947 के अंदर फराज किदवई साहब जब देश का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर तो आरएसएस ने सिग्नेचर करे थे क्या? अमीर जी अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए, मुजफ्फरनगर दंगों की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस दंगों के लिए कन्विक्ट हुए थे माननीय उच्च न्यायालय में। मैं तो नाम ले रहा हूं विक्रम सैनी। और दूसरी बात यह है कि सरदार पटेल ने एक और आरोप लगे कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे थे। ओके अजय आलोक मुजफ्फरनगर के दंगों के समय भाई साहब जब दंगे हो रहे थे तो अखिलेश यादव जी सैफई में नाच देख रहे थे। फिल्म सितारों का नाच सैफई महोत्सव चल रहा था। आप तो वो महान पार्टी हैं, वो महान इंसान हैं जिसने कार सेवकों को गोलियां चलवाई। आप वो महान इंसान हैं जो बाबरी ढांचा गिरने के बाद आपके नेता खुलेआम दंगे करवा रहे थे मुसलमानों की तरफ से पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश में, जिसमें आपके नेता पकड़े भी गए थे जब प्रेसिडेंट रूल लगा था। बाद में आपकी सरकार आई तो सब छूट गए, सब लाइन से छूट गए। मायावती जी की सरकार आई, मुलायम सिंह जी पे चार्जेस फ्रेम किए गए, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, सारे चार्जेस गायब हो गए। आप तो वो व्यक्ति हैं जिसमें आजम खान पे केस लगा हुआ था दंगों का, आपने आजम खान पे केस हटा लिया। मुस्लिम आपको एक क्रोनोलॉजी बताता हूँ। ये सब जितने लोक दल वाले थे अमीश 1970-60 के दशक में, ये सब राम मनोहर लोहिया के शिष्य, जेपी के शिष्य लोग जितने थे, इन सबको मुसलमान पूछता नहीं था। कांग्रेस मुसलमान को सोंटती भी थी और सुहलाती भी थी। इमरजेंसी में सोटा तुर्कमान गेट पे, कैस्ट्रेशन करवाया, उसका सहला दिया, कभी शाहबानो ला के सहला दिया, कभी संविधान में सेक्युलर घुसा के सहला दिया। कांग्रेस दोनों काम करती थी। 1989 में जब मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ, पहली बार मुसलमानों का डेविएशन इन लोक दल वालों की तरफ हुआ, क्योंकि हिंदू लोग जितने थे इनके समर्थक, कांग्रेस के समर्थक, वो आज ही जा गए थे कांग्रेस से। थक हार के उन्होंने समाजवादी पार्टी को और बिहार में जनता दल को, यूपी और बिहार दोनों में जनता दल था, उसको वोट दिया वीपी सिंह के प्रभाव में आके। तब पहली बार मुसलमानों को लगा, कह रहे ये तो हमें लीड कर सकता है। उसके बाद लालू यादव को यहाँ ने अरेस्ट कर लिया, आडवाणी जी को, एक मुसलमानों में मूवमेंट बनी, अरे हमारा मिल गया मसीहा, बिहार में लालू, उत्तर प्रदेश में मुलायम। और यही फिनोमिना, पैन इंडिया मुस्लिम डिवीजन फिनोमिना पूरे देश में चली और हर जगह रीजनल छत्रप मुसलमानों का समर्थन पापा के भाईजानों के किंग बनते चले गए। कांग्रेस अलग थलग पड़ते चली गई। आज वही कांग्रेस ने वापस मुहिम चलाई है मुसलमानों के जोड़ने की। और आज देश का मुसलमान सोचता है कि देशव्यापी कोई लड़ाई लड़ेगा भाजपा से तो भाई कांग्रेस लड़ सकती है। इनकी परेशानी तो यहाँ है। इसलिए मदनी जैसे फ्रॉड लोग को सामने ला के भावनाएं भड़काते मुसलमानों की नहीं, समाजवादी पार्टी तुम्हारा भला कर सकती है और कुछ नहीं। एआईएमएम क्या कर रही है? यही तो कर रही है। मुसलमानों का अकेला नेता मैं हूं, मुस्लिम लीग बनाना चाहते हैं। सरदार पटेल की बात करते हैं फयाफरा साहब, 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब मोहम्मद इस्माइल ने कहा था कि मुसलमानों को शरिया फॉलो करने दिया जाए, तब सरदार पटेल के क्या बोलते हैं? जितनी सांप्रदायिक पार्टी थी, जितनी मुसलमानों के नाम पे पार्टी थी, पाकिस्तान चली गई। अजय भाई, नाम आपका नाम शादाब कब हुआ? मुबारक हो, आपका नाम शादाब हो गया। मुबारक हो, मुबारक। अब वो मुस्लिम लीग पार्ट 2 आज भी एग्जिस्ट करती है केरला में। ओके शादाब चौहान, और उसी मुस्लिम लीग पार्ट 2 को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। आप मुबारक हो, आप शादाब हो गए। मुबारक हो अजय भाई, आपके समय में नहीं बोलूंगा। लेट मी कंप्लीट। बोलिए शादाब बाबा। आप चौहान भी हो गए, चलिए देखिए पूरा नाम बोल दीजिए, तब चौहान भी हो गए। हाँ बिल्कुल है, गर्व है। हाँ बिल्कुल गर्व है। अजय भाई ने बहुत सारी बातें कही, मुझे उससे एतराज नहीं, लेकिन मुझे एक आपत्तिजनक भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया। इन्होंने मदनी साहब को फ्रॉड कहा। मौलाना अरशद मदनी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, आलिम दीन हैं और हम सब उनका एहतराम करते हैं और देश भर में उनको एक रेस्पेक्ट दी जाती है, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। वैचारिक मतभेद होना अलग बात है, लेकिन शब्दों की मर्यादा नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात, आरएसएस और कांग्रेस का मैं कनेक्शन बताना चाहता हूं सिर्फ। 1925 में जब कांग्रेस बनी, जो हेगडेवार जी ने बनाई, हेगडेवार जी विदर्भा रीजन के सचिव थे कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद जो जनसंघ बनी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जो थे नेहरू कैबिनेट के मिनिस्टर थे, और जितने भी फसाद हुए और सब चीज हुए, जितने लोग गए, 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री, हिमंता बिस्वा जो हैं, जो आज मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने उनको कुत्ते का बिस्किट खिलाया, वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगे। एक दिन में विचारधारा नहीं बदलती। अगर मैं कल को पार्टी भी बदल दूंगा, मेरी विचारधारा थोड़ी बदल जाएगी। तो ये जितने बीजेपी में नेता आए हैं कांग्रेस में आने के बाद जहर उगलते हैं, ये सब के सब जहर जो है वो कांग्रेस से सीख करके आए हैं। और आरएसएस ने कांग्रेस को बूढ़ी मां मान करके छोड़ दिया और अपनी बीजेपी को अपना लिया।
आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के दो रुख हैं और इन्होंने मिलकर के दंगे फसाद के नाम पर सारे षड्यंत्र को रचा है और मुसलमानों के लिए दोनों के दोनों ने विवेक का काउंटर पॉइंट। ओके विवेक का काउंटर पॉइंट। विवेक कितने गिरी? एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन शादाब के लिए, एक लाइन। अच्छा बोलिए अजय लोग बोलिए अजय लोग बोलिए एक लाइन। अगर कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी एक ही है तो एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी, इनको तो गठबंधन में होना चाहिए। यूपी में कर रहे हैं गठबंधन, अनाउंस कर दें, मिलके लड़ लें चुनाव। ओके विवेक कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, दोनों आरएसएस के। ओके विवेक, शदाब चौहान की थ्योरी से आप एग्री करते हैं? ओके विवेक, ओके न्यू एंगल। ओके शदाब वर्सेस विवेक, मेक योर पॉइंट। नहीं जी नहीं मैं लाल सलाम का समय नहीं है, हरा ही हरा होगा, लाल खतरा है, कमियां हैं। और मैं हाँ नहीं सुनिए, और एक तो सबसे पहली चीज़ है, ठीक है इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 100 से ऊपर जो मेंबर पार्लियामेंट है बीजेपी में वो कांग्रेस या अन्य पार्टियों से आए हैं और ये एक चिंता का विषय ज़रूर है। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस संघ से मिली हुई है, कांग्रेस आइडियोलॉजिकली सेकुलर नहीं है, ये एब्सोल्युटली गलत है। हमारी कांग्रेस के साथ एज अ लेफ्टिस्ट मुखालिफत राय रही है। हमारी पहली सरकार 1950 के दशक में नेहरू जी ने हटाई थी। आरएसएस ने 50 साल जब तिरंगा नहीं लहराया तो कितने नोटिस दिए गए? सर वेट आप कितने नोटिस दिए गए? आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट जरा मेरी बात को सुनिए। आपने गोडसे को फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट आप ये इंडिया कह क्यों सकते डिक्लेयर हैं किया? आप मदनी साहब ने, सुनिए आप मदनी साहब को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मदनी साहब ने ये नहीं कहा है कि कांग्रेस सेकुलर नहीं है, मदनी साहब ने ये नहीं कहा है कि कांग्रेस संघ के साथ है। मदनी साहब ने ये कहा है कि कांग्रेस मदनी साहब ने आईना दिखा दिया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, संघ के इशारे पे मदनी साहब ने और एमआईएम ऐसा नहीं कहा है मदनी साहब ने, सबको और ये डिबेट हिंदू मुसलमान नहीं है। बिल्कुल नहीं कहा है, एब्सोल्युटली नॉट। और कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। कम्युनिस्टों के कहने पे 42nd अमेंडमेंट में सेकुलर और सोशलिस्ट सब फिर से रिट्रीट किया गया, क्योंकि जो मूलभूत आत्मा थी अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके अंदर सारे के सारे क्लॉजेस सेकुलर थे, उसको रिट्रीट कर दिया। क्योंकि आप मुझे विवेक जी, मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं, कांग्रेस और आप दोनों के दोनों जवाब दे दें कि क्या हेडगेवार जी आपकी कांग्रेस के सेक्रेटरी विदर्भा के थे या नहीं थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आप नेहरू कैबिनेट के मिनिस्टर थे नहीं थे? हेमंत आपकी पार्टी में थे या नहीं थे? आपके बीजेपी के जो 10 प्रवक्ता हैं, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं थी, अधिकतर कांग्रेस ही थी। लेकिन जब कांग्रेस परिवारवाद की तरफ बढ़ती गई, पार्टियां बनती गई। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिसएग्री करते वो निकले, विचार कहां से आया? अम्बेडकर निकले कांग्रेस से, और डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस ने ही चुनाव हरवाया। जो अम्बेडकर की दुहाई देते हैं उन कांग्रेस ने चुनाव हरवाया। उसके बाद ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली, जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस से निकले। मुसलमान ने इस्तीफा दिया, मिदनापुर से एक मुसलमान ने इस्तीफा देकर के उनको पार्लियामेंट भिजवाया बाबा साहब अम्बेडकर को, क्यों? हम उनके क्वालिटी का सम्मान करते थे और इसीलिए कहा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं बनाते तो आज भारत को हिंदू राष्ट्र ये लोग बनाते। हमारा यही लक्ष्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा हो। और जितने लोग बीजेपी देश के मालिक बनकर आप संविधान की रक्षा कर रहे हैं, देश के मालिक बनकर आप संविधान की रक्षा कर रहे हैं, देश के मालिक बनकर संविधान की रक्षा कर रहे हैं। हम देश तो सबका है ना, मालिक कौन हो सकता है इस देश के? नागरिक सबका है। देश के मालिक हम हैं। देश सबका है। नहीं, ये थोड़ी बोला देश सबका है, बोला देश के मालिक हम हैं। हम किराएदार नहीं है, मालिक है। देश के मालिक हम हैं। फिर तो दूसरी तरफ से बयान आएगा कि देश के मालिक हम हैं और इसकी रक्षा करना जिम्मेदारी हमारी है। ओके अजय लोग, देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। अजय लोग, और हम जब ऑपरेशन ऑडियो बोलिए, तो ओवैसी साहब ने ये पता होना चाहिए कि 1946 में जब नेहरू जी ने क्राउन प्रिंस की सौगंध लेके प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, ब्रिटिश क्राउन की शपथ लेके, तो उसमें यह नियम था कि वो नेशनल गवर्नमेंट थी जिसमें हर पार्टी का नुमाइंदा होगा। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, अपनी मर्जी से नहीं थे, वो एक नेशनल गवर्नमेंट थी और वो किसी की चुनी हुई सरकार नहीं थी। चुनी हुई सरकार जब 1951 में आई तो सबको अलग अलग चुनाव लड़े थे। पहली बात तो ये जान जाइए। इसलिए बार बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सरकार का हिस्सा बनाने की कोशिश मत कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, बहुत अच्छा लगा अभी मुझे जब विवेक श्रीवास्तव ने ये बात कही कि वो कम्युनिस्टों से सलाह मशविरा करके 1976 में सेकुलर और सोशलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। उस वक्त कम्युनिस्टों का नेता कौन था? माओ। उस वक्त यूएसएसआर था, सिर्फ रशिया नहीं था, यूएसएसआर था और माओ था नेता जिसने कांग्रेसियों की मदद की। तो ये मान चुके हैं कि कांग्रेस हमेशा से विदेशी ताकतों को इन्फ्लुएंस में आकर इस देश का संविधान तक बदल देती है।
ये मान लिया आज विवेक श्रीवास्तव ने। यही बात तो हम कह रहे हैं कि पिछले 70 वर्षों से कोई ना कोई विदेशी शक्ति हमें डोमिनेट करती रही। आज क्यों नहीं करती है? 11 साल से हम पे सैंक्शन लगा देती है। वाजपेयी जी पे सैंक्शन लगा दिया था, नरसिम्हा राव ने तब तक किताब में लिख दिया 96 में, नाउ आई एम नॉट अफ्रेड बिकॉज जॉर्ज बुश इज स्टैंडिंग एट माय बैक। अरे आप लोगों ने देश बेचा है, सारे लोगों ने, चाहे वो कम्युनिस्ट हो चाहे कांग्रेसी हो। सफाइयों की तो औकात नहीं होती देश बेचने की, कभी इस पोजीशन पे नहीं आए। उत्तर प्रदेश बेच दिया। और एआईएमएम एक रजाकार आर्मी को रिप्रेजेंट करने वाली सेना जिससे भारतीय गणराज्य में मिलने के लिए लड़ाई लड़ी। अरे हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं सर, भारत को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, संविधान की बात हमारे करेगा। बुजुर्गों ने अंग्रेजों से सावरकर की तरह 60 रुपए तनख्वाह पूर्वज। सुनिए सुनिए, रजाकार आर्मी के हेड कौन थे? ओवैसी जी के पूर्वज, जिन्होंने भारतीय सेना से लड़ाई लड़ी इस भारतीय गणराज्य में शामिल होने के लिए। सच है कि नहीं? बोलिए। ओके, बात करेंगे संविधान की यहां में बैठ के। जानकारी गलत है आपको, आप सुन लीजिए। पहली कोई बात गलत जानकारी नहीं है। सुरजापुरी मुसलमान जो भी आज बसे हुए बिहार में ना, और उधर बांग्लादेश में और बंगाल में, ये सब वही रजाकार भागे हुए। अजय भाई इतना क्यों हाइपर क्यों हो रहे हैं आप? अरे सवाल जवाब सुन लीजिए। हाइपर नहीं, आपको सच्चाई बता रहा हूं। आप शादाब चौहान है ना, आपको रजाकारों की सच्चाई पता नहीं है क्योंकि आप शादाब चौहान है। अरे भाई सुन तो लीजिए अजय भाई सुन लीजिए। मुझे बात मालूम है, आप मुझे 10 लोगों का नाम बता दीजिए जो संघ से जुड़े हुए थे और देश के लिए प्राणों की आहुति दी। मैं चुनौती देता हूं। और सावरकर जी अंग्रेजों 10 नहीं, लिस्ट है भाई। किस बात की फ्रीडम स्ट्रगल निकाल के देख लो। अंग्रेज के समय हमेशा सबसे ज्यादा आरएसएस के लोग ही जेल में थे। जो वफादार थे वो रह गए। हमने भारत को चुना है सर। 1947 के अंदर सुब्राष्ट्रा, दो चीजें बड़ी अहम है। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं। डीएमके सांसद दयानिधि मारन का विवादित बयान है, साउथ की लड़कियां शिक्षित होती हैं, नॉर्थ में उन्हें गुलाम की तरह रखा जाता है, उन्हें नौकरी करने से रोका जाता है, उनका काम रसोई और बच्चे संभालना है। सुब्राष्ट्रा, आई एम सॉरी टू से, आप नॉर्थ इंडिया की हैं, बिहार से आती हैं, आप दिल्ली में काम करती हैं, आप सिर्फ रसोई संभालती हैं। डीएमके के मैं इस पे हंसने के अलावा मैं इस पर आपकी राय जरूरी है। देश आपको सुनना चाहता है। ये हर उत्तर भारत की लड़की को इसका जवाब देना जरूरी है जो वाकई बहुत कुछ करती है। कैसे कर, कभी भाषा के नाम पर तोड़ते हैं, कभी जाति के नाम पर तोड़ते हैं, अब इसके नाम पे तोड़ेंगे कि वो काम करती है और वो काम नहीं करती है। मैं दयानिधि जी की बात का जवाब बिल्कुल दे रही हूं आमिश जी। उस जवाब का ही एक पार्ट है कि ऐसे बयानों पे मैं मतलब ये कितनी मीडिवल सोच का नतीजा है। मैं ये नहीं कह, मैं उस पे जाना ही नहीं चाहती। मैं एक बात ये कह रही हूं कि आप उन्हीं के स्टेट में कितने सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं और जितनी आईएएस ऑफिसर्स हैं उसमें कितनी विमेन हैं और कितनी विमेन नॉर्थ इंडिया से आती हैं, जरा एक बार खुद ही देख ले और फिर उनके मुंह पर जाकर एक बार बोल करके देखें कि आप लोग तो केवल चूल्हा चौका संभालती हैं। मतलब एक तो इस देश में मुझे लगता है चूल्हा चौका संभालने को एक तो इतना डी ग्लैमराइज कर दिया गया। भाई कुंजी श्री वहीं रहती है। चूल्हा चौका संभालने के लिए जो लड़कियां काम भी कर रही हैं, जैसे मैं खुद काम करती हूं, हाउस मैनेजमेंट के लिए आपको जितना पे करना पड़ता है वो भी एक पक्ष है जिसपे कोई बात ही नहीं करता। तो ये एक बहुत ही दकियानुसी और